कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कमोबेश इसी तरह की स्थिति है। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी इसी तरह की राजनीति करते हैं। न किसी वायदे का, न किसी कसम का, न किसी गारंटी का, न किसी का कोई मतलब नहीं। जो वो कसम खा लें, गारंटी दे दें, वायदा कर दें, तो आप मान लीजिए कि 100% झूठ होने जा रहा है। और उन्होंने आपसे वायदा किया है तो आपको कभी ना कभी वो निपटाने की राजनीति कर रहे हैं। जी हां, ये वो लोग हैं, यही करते हैं। ये राम के नहीं हुए तो आपके क्या होंगे? जिस दिन से अयोध्या ने इन्हें इनकी औकात बताई है, उस दिन से इन्होंने अयोध्या का नाम नहीं लिया। उस दिन से इन्होंने राम के दर्शन नहीं करने गए, जो जाते थे बार बार। आप याद करिए, वोटिंग के समय के पहले राम के दर्शन करने, वहां पे रोड शो करने और सब कुछ करने गए, लेकिन वहां नहीं गए। और स्थिति यह है कि उस राम की अयोध्या से धोखा किया है। जब उनसे धोखा करेंगे तो सबसे कर सकते हैं। तो आज इसी की बात करता हूं, कैसे इन्होंने वो राजनीति करी और कैसे राहुल गांधी इनकी राजनीति को धता बताकर अब इन्हें बैकफुट पर ले आए। तो सबसे पहली बात कि धोखे की शुरुआत करता हूं राम से। जो राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे, इस तरह के गाने गवाते हैं, अपने आप को बताते हैं कि वही राम के बाप हैं, वही राम के सब कुछ। तो आप समझ लीजिए, ये अपने आप को ये दर्शाते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, राम इनको जवाब देंगे, और राम ने इन्हें जवाब दिया। उस अयोध्या में बुरी तरीके से हारे, एक दलित ने उन्हें हराया। और क्यों हराया, ये भी इसके सबूत मिल रहे हैं, लगातार मिल रहे हैं। जिस तरीके से जमीनों में घोटाला किया गया, करने वाले कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के लोग। और इसी तरीके से दूसरे और गुजरातियों को ला करके वहां की सारी संपत्तियों पे कब्जा करा दिया गया, दुकानों पे कब्जा करा दिया गया, तमाम तरह की चीजों पे कब्जा करा दिया। कौन है? सब गुजराती, सब मोदी के परिवार के लोग। और मोदी के परिवार के लोगों ने ऐसा कब्जा किया कि जो मूल अयोध्या के वासी थे वो बेचारे आंसू रो रहे हैं, और चंद उनके जो चम्मच थे वही बस ऐश कर रहे हैं, बाकी सबकी हालत बिगाड़ दी। उधर दूसरी तरफ जो निर्माण कार्य हुए उन सब में भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार ऐसा वैसा नहीं, जम के हुआ। अयोध्या में नरेंद्र मोदी ने खुद वहां के पुराने रेलवे स्टेशन को तोड़वा के नए ढंग से बनवाया था, वहां पर उद्घाटन किया था, और उस उद्घाटन में के बाद में वो 6 महीने नहीं चले। वहां की जो पूरी वॉल बाउंड्री थी, 20 मीटर की पूरी वॉल बाउंड्री एक साथ नीचे ढह गई। आप जाइए, नेहरू, इंदिरा और उनके काल के बने जितने स्टेशन होंगे या जहां भी होंगे, उनमें आज तक वो दीवार चल रही होगी जो उनके समय की बनी। तमाम इमारतों में जाके आप चेक करें, लेकिन इनकी टूट जाती है। तो आप यह समझ सकते हैं, उस वक्त के बने संसद भवन हो या और हो, वो बिल्कुल मजबूत है, उन्हें तोड़ने में हालत बिगड़ती है। और यहां एक हथौड़ा मारिए, सब कुछ किनारे। तो यह है इनका मॉडल है। यह मॉडल इनका एक जगह नहीं है, दर्जनों जगह इन्होंने इसी तरीके से किया है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, चाहे 18,000 करोड़ रुपए का बना अटल सेतु हो, चाहे कोई और सेतु हो, तो इस तरह से तमाम, चाहे बेंगलोर में रहा हो, चाहे और जगह रहा हो, तो इस तरह के इन्होंने पूरे भ्रष्टाचार किए हैं। और इस भ्रष्टाचार की लंबी फहरिस्त है, वो आप समझ लीजिए। तो लाखों करोड़ रुपए का यह घोटाला है। द्वारका एक्सप्रेसवे, जिसे कहते हैं सोने की सड़क, क्यों कहते हैं कि 292 करोड़ रुपए में 1 किलोमीटर बनी, जबकि 18 करोड़ में बनती है। तो आप समझिए, सोने की ही कही जाएगी। तो उस सड़क, उसमें भी इसी तरीके से हुआ। तो चलिए, ये नरेंद्र मोदी का सच। अब आता हूं कि तो इन्होंने राम को भी ठगा, उनसे भी धोखा किया। इसीलिए जितने ठग भी निकलते हैं वो भी नरेंद्र मोदी से नाता निकलता है। आपको याद होगा, कश्मीर में एक जाके ठगी कर रहा था, खुद को पीएमओ का अफसर बन करके कर रहा था। कैसे कैसे उसने धोखा किया था, वो पकड़ा गया। पता चला
कि वो कुछ नहीं था, पीएमओ का गुजराती था बस, और उसको जेड प्लस सिक्योरिटी से लेके सब कुछ मिला था और गृह मंत्रालय के आदेश पर मिला था। आप समझिए ठगने का, वसूली करने का यह मॉडल है। इसी तरीके से एक महिला पकड़ी जाती है कश्मीरा, और वो जो पकड़ी जाती है वो मोदी की जो है बन करके अफसर, और ठगी करती है, और उसकी ठगी का पूरा नेटवर्क चलता है, सबसे वो करती है। तो आप समझिए वो अमित शाह को अंकल कहती है, तो जो ऐसे हो और उसको तमाम चीजें मिली हुई थी, तो यह बताता है कि क्या कनेक्शन है। तो ये इस तरह से ठगी करते हैं, ये एक नहीं, ऐसे दर्जनों उदाहरण। इसके बाद भ्रष्टाचार का तीसरा मॉडल है इनका, परीक्षाओं को लीक करना। अब जब परीक्षाओं के लीक करने की बात कहते हैं तो इसमें कौन आता है? इनमें सारी परीक्षाओं के लीक का जो पूरा मॉडल है, जो शुरू होता है मध्य प्रदेश से, उसी मध्य प्रदेश से जहां से इनका हिंदुत्व का मॉडल शुरू हुआ था, और फिर गुजरात गया था, तो गुजरात और मध्य प्रदेश से जो हिंदुत्व की प्रयोगशाला है, वहीं से पेपर लीक प्रयोगशाला शुरू होती है। व्यापकम घोटाला हुआ, व्यापकम के बाद में फिर गुजरात चला गया, वहां पर घोटाले हुए, फिर और जगह हुए, और पूरे देश भर में तमाम भर्ती घोटाले हुए। इसके बाद में परीक्षाओं के घोटाले हुए, तमाम परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, तमाम सारी चीजें हो रही, और पेपर बार बार कैंसिल हो रहे हैं, बार बार ये 10 दिन में 4 पेपर कैंसिल हो गए। नीट यूजी पेपर लीक, नीट पीजी पेपर रद्द, यूजीसी नेट पेपर रद्द, CSIR नेट पेपर रद्द। आज ये देश की कुछ सबसे बड़ी परीक्षाओं का हाल है। भाजपा राज में समूची शिक्षा का ढांचा माफियाओं और भ्रष्टाचारियों के हवाले हो चुका है। लालची और चाटुकार किस्म के आयोग लोगों के हाथ में देश की शिक्षा और बच्चों का भविष्य सौंप देने की राजनीति जिद और अहंकार ने पेपर लीक, परीक्षा रद्द, कैंपसों से पढ़ाई लिखाई का विलोप और राजनीतिक गुंडागर्दी को हमारी शिक्षा व्यवस्था की पहचान बना दिया है। हालत ये हो गई है कि भाजपा सरकार साफ सुथरे ढंग से एक परीक्षा तक नहीं करा सकती। आज युवाओं के भविष्य के सामने भाजपा सरकार एकमात्र सबसे बड़ी बाधा बनकर खड़ी हो चुकी है। देश के काबिल युवा अपना सबसे कीमती समय, सारी ऊर्जा भाजपा के भ्रष्टाचार से लड़ने में गंवा रही है। युवाओं का भविष्य संकट में है। इन सब के बाद में आदमी क्या कहेगा? बिहार में भी पेपर एक जो है कैंसिल कर दिया गया। तो जहां डबल इंजन की सरकारें ये हैं, ये मॉडल भी एक चलता है। तीसरा, ये जिसके साथ में, जैसा मैंने पहले कहा, इनकी वफाएं ऐसी हैं, इस बात को वसुंधरा राजे सिंधिया बड़े तरीके से बताती हैं। वो कहती हैं कि वो वफा का एक और दौर था, अब वो नहीं। तो अब वफा का दौर नहीं है, ये वफा नहीं करते हैं, ये धोखा करते हैं। तो ऐसे ही आपको याद होगा नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में मायावती का इस्तेमाल किया, और फिर लोकसभा चुनाव में किया, मायावती को विधानसभा में यूज किया, वो एक सीट पे सिमट गई, और जब लोकसभा में इस्तेमाल किया तो उनकी एक भी सीट नहीं आई जिनकी 10 सीटें होती थी, और हालत ये है 9.5% के वोट पे सटक गई। और इस हालत में आ गई मायावती कि अब उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने अपने भतीजे को, जिसको उत्तराधिकारी घोषित किया था, ऐन चुनाव के वक्त में हटा दिया। क्यों? क्योंकि वो मोदी और भाजपा के खिलाफ बोल रहा था। उनका वो मैच्योर नहीं है और जाने क्या क्या। और 47 दिन बाद में जब चुनाव कंप्लीट हो गया तो उसी को अब कहती हैं मैच्योर है, और उसे फिर से उत्तराधिकारी घोषित करती है, नेशनल कोऑर्डिनेटर लगा देती है। क्यों? अब कुछ बचा नहीं। उन्होंने दलितों के वोट बेचे हैं, दलितों को ठगा है, और उनके नाम पे राज किया है, अपनी संपत्ति, अपना पैसा बनाया है, इसलिए यह स्थिति। उधर दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने इसी तरीके से केसीआर के साथ किया। केसीआर हर बुरे अच्छे वक्त में उनके साथ खड़े रहे। बाद में जब मौका आया तो उन्होंने केसीआर के खिलाफ, उनकी बेटी के खिलाफ FIR दर्ज की, ईडी का केस बनाया, सब कुछ बनाया। वो विधानसभा में हार गए, बुरी तरह चले गए। उसके बाद में लोकसभा चुनाव आते आते उनको पूरी तरह खत्म कर दिया, और अब केसीआर का नाम सुनने को नहीं मिलता है आपको। तो आप समझिए इस तरह से ये करते हैं। जिन्होंने इनके साथ वफा की,
हर अच्छे बुरे वक्त में इनका साथ दिया। जब इनके कोई भी संविधान संशोधन हो या विधेयक हो या और कोई चीज हो, उन सब में साथ दे रहे थे। विपक्षी बनके सत्ता का साथ दे रहे थे, उनको खत्म किया। इसी तरीके से जगन रेड्डी हैं, जगनमोहन रेड्डी के साथ में भी यही किया। उनके पिता कांग्रेसी थे, जिंदगी मरे तो कांग्रेसी थे, लेकिन जगनमोहन रेड्डी ने कांग्रेस के साथ बगावत की, उसे तोड़ के अपनी जो है कांग्रेस बना ली। और वाईएस कांग्रेस बनाने, वो भी कांग्रेसी था, केसीआर ये भी कांग्रेसी। तो इसने जब यह किया और सत्ता में आया, तब नरेंद्र मोदी ने इसके साथ मिलकर के खूब राज किया। दोनों ने राज किया, दोनों ने अपने अपने ढंग से चलाया। सब कुछ हुआ, नरेंद्र मोदी के हर मौके पर साथ दिया, हर जगह साथ देकर के यह स्थिति थी। जहां आंध्र प्रदेश में बीजेपी का सुपड़ा साहब था, वहां पर वो बीजेपी को मजबूत करते रहे, और जब थोड़ी सी मजबूत हुई तो वो उनके विरोधी टीडीपी के साथ खड़े हो गए, और टीडीपी के साथ चंद्रबाबू नायडू के साथ खड़े होके जगनमोहन रेड्डी को पूरी तरह खत्म कर दिया। अब जगनमोहन रेड्डी के घर पे भी बुलडोजर चल गया और उनकी ऑफिस में भी चल गया। अब जगनमोहन रेड्डी परेशान घूम रहे हैं। और उस वक्त टीडीपी के प्रमुख जो हैं चंद्रबाबू नायडू, उनको जेल भिजवाया था, उन्हें खतरा दिखाया था ईडी और सबका, वो डर के कारण इधर आ गए। तो यह एक राजनीति है। तो जहां बैठे खत्म कर दिया। फिर देखिए आप, इसी तरीके से नरेंद्र मोदी ने कस्में वायदे लिए थे नवीन पटनायक के साथ, और नवीन पटनायक के साथ में जिस तरीके से बजाते थे, पूरा हमजोली होके रहते थे, और स्थिति ये थी, हर बुरे वक्त में हर जगह उन्होंने भी साथ दिया था नरेंद्र मोदी का। हर मौके पे उन्होंने विपक्ष से गद्दारी की थी, और नतीजा क्या हुआ, उसकी वफादारी की उन्हें सजा मिली, और विपक्ष से गद्दारी की सजा मिली। आज वो उसी उड़ीसा में खत्म हो गए। उड़ीसा में यह हालत हो गई है कि उनके अब नाम लेवा नहीं। अब वो कहने भर को नेता, विपक्ष कह दीजिए, कुछ कह दीजिए, वही रह गए। हालत ये है कि लोकसभा में उनका प्रतिनिधित्व नहीं है, और चीजों में नहीं, सब कुछ खत्म कर दिया। जब इस हालत में आ गए हो तो आप समझ सकते हैं कि कैसे वफा की थी, उनको ये वफा का इनाम मिला। तो मायावती हो गई, केसीआर हो गए, जगन रेड्डी हो गए। अब आइए आप जो है बादल परिवार, सुखबीर बादल का पूरा परिवार, उसने जिस तरीके से पूरी वफा की थी इनके साथ दिया, बस यही कहा कि किसानों के मामले में यदि ये करेंगे तो हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी, और उनका वो खत्म करें ना करें, हम खत्म कर देंगे। और पंजाब में आज यह हालत है कि अकाली दल एक सीट पे, परिवार की एक सीट पे सिमट गई है। शेष वो मुख्य विपक्षी दल भी नहीं रह गई। इस हालत में ला करके खड़ा कर दिया, तो अकाली दल को खत्म कर दिया। अब आप देखिए, इसी तरीके से जो शिवसेना उनका सदैव साथ देती रही, उस शिवसेना को तोड़ दिया, उसे खत्म करने का काम किया। हालांकि शिवसेना, उद्धव ठाकरे आज भी मजबूत है, क्योंकि वो विपक्ष के साथ आके खड़े हो गए। उन्होंने पाला तय कर लिया। जिन्होंने पाला नहीं तय किया वो खत्म हो गए। जिन्होंने पाला तय कर लिया, जो कांग्रेस के साथ आ गए, वो आज भी जीवित है। तो इससे आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से नरेंद्र मोदी ने, एक नहीं बहुत उदाहरण है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश की 3 रीजनल पार्टियां होती थी, वो खत्म कर दी। उनको साथ पहले रखते थे, बाद में खत्म कर दिया। इसी तरीके से आप आंध्र प्रदेश में देख लेंगे, जिस तरीके से किया बता ही चुका हूं। आप कर्नाटक में देख लीजिए, इसी तरीके से वहां पर किया है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी किया है। आज उनके पिछलग्गू बन के अपना दल रह गई है। आज उनके पिछलग्गू बन के सुहेल देव पार्टी रह गई। आज पिछलग्गू बन के जो है निषाद पार्टी रह गई। इससे आप समझिए कि नरेंद्र मोदी ने जिनसे वायदे किए, जिनको अपने साथ जोड़ा, और इसी तरीके से जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ किया और उसको खत्म करने का काम किया। तो यह इस बात का सबूत है कि इनके कस्मे वादों पे यदि यकीन करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। युवाओं ने भरोसा किया तो युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया। एनटीए बने 7 साल हुए, 7 साल में आज यह स्थिति है कि उसका परीक्षा मॉडल ही भ्रष्ट है और लीकेज का है। तो बच्चों के भविष्य बर्बाद हो रहे हैं। रोजगार के लिए इन्होंने 4 साल पहले
नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, और उसने आज तक एक भी भर्ती नहीं की। तो रोजगार का झांसा दिया, उनको खत्म कर दिया। किसानों को झांसा दिया, किसान बेचारे आंदोलन करते करते मरे, खत्म हुए। जाने कितने किसान मरे, सबसे किसी से छिपा नहीं है। इसके अलावा आप देखिए, दलितों से वायदे किए, दलितों को खत्म किया, दलितों पे अत्याचार हुए। सबसे ज्यादा अत्याचार मोदी सरकार में हुए। इसी तरीके से महिलाओं से वायदे किए थे, महिलाओं पे सबसे ज्यादा क्राइम मोदी सरकार के दौरान। तो इससे समझ लीजिए, ये महंगाई की बात करते थे, आज महंगाई देश में सबसे ज्यादा है। बेरोजगारी की बात करते थे, बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। जिसको ये कहते थे कि हम साथ देंगे और खत्म करेंगे वो बुराइयां, वही इन्होंने कर दिया। और भ्रष्टाचार की बात कहते थे, तो आज भ्रष्टाचार मॉडल ही गुजरात मॉडल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखों के 3 तारे हैं। एक अमित शाह, दूसरे अश्विनी वैष्णव और तीसरे धर्मेंद्र प्रधान। तीनों को इस बार भी वही मंत्रालय दिए गए हैं जो पिछली सरकार में उनके पास थे। तीनों पहले भी फेल थे, इस बार भी फेल साबित हुए। आइए बताते हैं कैसे। अमित शाह गृह मंत्री। बैसाखी के सहारे तीसरी बार बनी मोदी सरकार में शपथ ग्रहण के तुरंत बाद 3 दिन लगातार तक कश्मीर में आतंकवादी हमले हुए। इन हमलों से कश्मीर को सुरक्षित बताने वाले गृह मंत्री के दावों की पोल शपथ ग्रहण लेते ही खुल गई। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री। मोदी सरकार के सबसे असफल मंत्रियों में से एक है अश्विनी वैष्णव। उनके पिछले कार्यकाल में बालासोर जैसा बड़ा रेल हादसा हुआ था। इसके बाद भी रेलवे में कोई सुधार नहीं आया और 17 जून को बंगाल के जलपाईगुड़ी में फिर ट्रेन आपस में टकरा गई। इस हादसे में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और 60 यात्री घायल हो गए। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रिय धर्मेंद्र प्रधान ने देश भर के युवाओं का भविष्य तबाह कर दिया है। लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, नीट एग्जाम में धांधली, यूजीसी नेट में धांधली, सबके लिए धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदार। दोनों पेपर ने करीब 40 लाख युवाओं का भविष्य तबाह कर दिया है। मोदी सरकार के इन मंत्रियों की विफलता ने गृह, रेल, शिक्षा सब बर्बाद कर दिया है। ये विफलता देश पर भारी पड़ रही है। तो यह नरेंद्र मोदी का सत्य है, उनकी सरकार का सच है। इसे पहचानिए। इसीलिए राहुल गांधी इसे घेर रहे हैं, और राहुल गांधी ने ऐसा घेरा इन सारी बातों पे कि अब नरेंद्र मोदी बैकफुट पे है और वो हालत बिगड़ी हुई है। जो 56 इंची चिल्लाते थे, वो 56 इंची अब 36 इंची भी नहीं बचा है। यानी अब ये हालत है। तो किरण रिजिजू रोते घूम रहे हैं और रोते घूम रहे हैं कि कैसे संसद चला लो। तमाम नेताओं से मिलते घूम रहे हैं विपक्ष के कि किसी तरीके से इधर उधर फूट डालो, राज करो वाली नीति अपना ले, लेकिन बात बनती नहीं दिख रही है। तो यह सबूत है कि अब मोदी तो गए। जय हिंद।